हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 11 जीव और समष्टियाँ से 2 अंक स्तरीय प्रश्न देख रहे हैं, जो कि यहीं से परीक्षा में आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे आ चुके हैं। यूनिट है 10, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 है। यहाँ पे अनुकूलन पर नोट लिखे, तो उत्तर हो जाएगा अनुकूलन जीव का ऐसा गुण जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने योग्य अकार्यकीय कारिकीय व्यवहारिक रूप से परिवर्तित कर बदले हुए वातावरण के अनुकूल बनाता है। यह जीवों का एक विशेष गुण है। प्रश्न संख्या 2 आता है यहाँ पे, समष्टि के संभार तंत्र यानी कि लॉजिस्टिक वृद्धि का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी आवास में सीमित संसाधनों के साथ वृद्धि कर रही समष्टि आरंभ में पश्चता अवस्था यानी कि लैग फेज दर्शाती है। उसके बाद त्वरण और मंदन और अंततः अनंत स्पर्शी प्रावस्थाएं आती है, जब समष्टि घनत्व पोषक क्षमता तक पहुंच जाती है। इस प्रकार की समष्टि वृद्धि बिहुर्स्ट पर लॉजिस्टिक वृद्धि कहलाता है, जो निम्नलिखित समीकरण द्वारा वर्णित है। यहाँ पे समीकरण दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं। dn/dt बराबर Rn(k-n) जहाँ पे n बराबर समय t पर समष्टि घनत्व, r बराबर प्राकृतिक वृद्धि की दर, k बराबर पोषण क्षमता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, आबादी को परिभाषित करें एवं उनके प्रकार का वर्णन करें। तो उत्तर में हो जाएगा किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की स्पीसीज के व्यष्टियों या जीवों की कुल संख्या को आबादी कहते हैं। किसी क्षेत्र में किसी स्पीसीज की आबादी निश्चित नहीं होती है। समय के साथ यह प्राकृतिक एवं जैविक कारकों के चलते बदलती रहती है। अब यहाँ पे दिया गया है, कुछ पारिस्थितिक वैज्ञानिकों के अनुसार आबादी 2 प्रकार की होती है। पहला में यहाँ पे एक जातीय आबादी, यदि किसी एक स्थान पर सिर्फ एक स्पीसीज की व्यष्टि या इंडिविजुअल्स मौजूद हो तो इस आबादी को एक जातीय आबादी कहते हैं। और दूसरा में है यहाँ पे मिश्रित या बहुजातीय आबादी, जब किसी एक स्थान पर एक से ज़्यादा स्पीसीज का व्यष्टियाँ मौजूद हो तो इसे मिश्रित या बहुजातीय आबादी कहते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, वाइटल इंडेक्स से क्या समझते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसे आप लोग अच्छे से देखें। तो उत्तर हो जाएगा किसी आबादी में होने वाली सामान्य वृद्धि को जानने के लिए जन्म दर तथा मृत्यु दर के आनुपातिक आकलन को निकालना पड़ता है। इसे वाइटल इंडेक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है, वाइटल इंडेक्स बराबर जन्म दर बटा मृत्यु दर गुना 100। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है, पारिस्थितिक कारक पर नोट लिखें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, जीवों के चारों ओर विभिन्न प्रकार के कारक होते हैं जो उनके लिए वातावरण का निर्माण करते हैं। ये कारक निम्नलिखित है। पहला में है जलवायु संबंधी कारक, जैसे प्रकाश, ताप, वर्षा। और दूसरा में है मृदीय कारक, जैसे मृदा की आर्द्रता, ताप, रासायनिक गुण। तीसरा में है भू आकारिकी कारक, जैसे ऊंचाई, ढलान की दशा। 4 में है जैविक कारक, जैसे अधिपादप परजीवी। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है, मृदीय कारक का वर्णन करें। तो ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसे भी आप सभी अच्छे से देखें और समझें, ताकि एग्जाम में आए तो आप लोग इसे लिख सकें। उत्तर हो जाएगा मृदीय कारक मृदा में सन्निहित होते हैं तथा पारिस्थितिकी को प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत मृदा की आर्द्रता, उनका ताप, रासायनिक गुण, उनमें पाए जाने वाली वायु, जीव जंतु आदि होते हैं। इन कारकों का प्रभाव जीवों की आबादी पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता है। अब प्रश्न संख्या 7 आता है, जनसंख्या पर जलवायु घटक के प्रभाव का वर्णन करें। और ये 2014 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। उत्तर हो जाएगा
जलवायु पृथ्वी या उसके खास क्षेत्र में निहित औसत मौसम की अवस्था है, जिसके अंतर्गत तापमान, वर्षा, वायु दाब, मौसमी परिवर्तन तथा दुर्गम मौसम इत्यादि आते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है किसी जलवायु क्षेत्र का निर्धारण। इसमें मौजूद तापमान, वर्षा, सौर विकिरण तथा वायु दाब द्वारा होता है। जलवायु में परिवर्तन सौर विकिरण की दिशा, दूरी तथा विभिन्न कोणों से आपतित किरणों द्वारा निर्धारित होती है। फलस्वरूप हवा की गति व समुद्र में जल धारा की दिशा तय होती है। आगे है यहाँ पे शीत ताप यानी कि कोल्ड ब्लडेड जंतु शीतकाल में कीचड़ में छिपकर अपना जीवन बचाता है। यदि यह समय लंबा हो जाता है तो बहुत से जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। कड़ाके की ठंड से अतः जलवायु में ऐसे परिवर्तन होते रहने से जनसंख्या में गिरावट आ जाती है। तो आगे देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 8 आता है, कोमोफ्लेक्स एवं मिमिक्री में अंतर करें। तो उत्तर हो जाएगा कोमोफ्लेक्स जंतुओं की उस एबिलिटी को कहते हैं जिसमें वे जंतु बैकग्राउंड से मेल खाते हैं, जबकि मिमिक्री किसी जंतु की एक प्रजाति दूसरे के समान होता है। कोमोफ्लेक्स लाभकारी होता है प्रे तथा प्रेडेटर्स दोनों के लिए ही, जबकि मिमिक्री किसी भक्षण प्रीडेशन के विरुद्ध मिमिक हेतु लाभकारी होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 आता है, बाह्य परजीवी एवं अंतः परजीवी में विभेद करें तथा इसके प्रमुख उदाहरण दें। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाह्य परजीवी किसी पोषक के शरीर पर रहते हैं, जबकि अंतःपोषी पोषक के जीव के अंदर। बाह्य परजीवी अस्थायी या अस्थायी दोनों होते हैं, जबकि अंतः परजीवी प्रायः अस्थायी बाह्य परजीवी के उदाहरण हैं खटमल, जबकि अंतः परजीवी के फीता कृमि। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 आता है, ब्रूड पैरासाइटिज्म पर नोट लिखें। तो इसका उत्तर दिया गया है, पक्षियों में ब्रूड पैरासाइटिज्म एक दिलचस्प उदाहरण है परजीविता का। इसमें कोई परजीवी भक्षी अपना अंडा अपने पोषक यानी कि होस्ट पक्षी के घोंसले में छोड़ देती है, जहां अंडा सेवन पोषण पक्षी द्वारा किया जाता है। ऐसे अंडा का आकार तथा रंग पोषक पक्षी के अंडे के समान ही होता है। ऐसी परजीविता का एक प्रमुख उदाहरण कौवा तथा कोयल के बीच है। ओके, अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। परजीविता से क्या समझते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, परजीविता दो जीवों का वैसा संबंध है जिसमें एक को हानि तथा दूसरे को लाभ होता है। जिससे हानि होती है पोषक होस्ट कहलाता है, जबकि जिसे लाभ होता है परजीवी यानी कि पैरासाइट कहलाता है। सामान्यतः परजीवी दो प्रकार के होते हैं। ए में है बाह्य परजीवी, इसे पैरासाइट जो पोषक के शरीर पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहता है, जैसे जू एवं खटमल। अब बी में आता है यहाँ पे अंतः परजीवी यानी कि एंडोपैरासाइट जो पोषक के शरीर के अंदर रहता है, जैसे इंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 आता है, यहाँ पे कह रहा है जैविक क्षमता बायोटिक पोटेंशियल या पॉपुलेशन डायनेमिक्स से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी समष्टि यानी कि पॉपुलेशन में अधिकतम वृद्धि की प्राकृतिक क्षमता जो आदर्श पर्यावरणीय अवस्थाओं में हो। बायोटिक पोटेंशियल का मान सभी जीवों के लिए काफ़ी ऊंचा होता है। यदि इस पर रोक न लगाया जाए तो संसार में किसी भी जाति यानी कि स्पीसीज की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ए में दिया गया है बैक्टीरिया। एक बैक्टीरियम 20 मिनट में विभाजन करता है तथा 36 घंटे में अपने विभाजन द्वारा पूरी पृथ्वी पर 30 सेंटीमीटर का परत बना सकता है। और पारामीशियम की बात करें तो एक पारामीशियम 48 घंटे में 3 बार विभाजन कर 5 वर्ष में अपनी संख्या को इतना बढ़ा लेगा कि पृथ्वी का 10,000 गुना जगह छेक ले सकता है। अब सी में है हाथी। एक हाथी 100 वर्षों के जीवन काल में कुल 6 बच्चे देती है। यदि सभी बच्चे जीवित रह जाएं तो 750 वर्ष में कुल यहाँ पे दिया गया है 19 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 13 है, समष्टि यानी कि पॉपुलेशन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा, किसी समष्टि पॉपुलेशन की विशेषताओं की खास इंडिविजुअल सदस्य द्वारा नहीं दर्शाया जाता है, जबकि एक इंडिविजुअल जन्म लेता है
और मरता है, पर समष्टि का जन्म दर एवं मृत्यु दर होता है। किसी भी समष्टि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। ए में है निश्चित वितरण का पैटर्न, बी में है समष्टि की संख्या में भिन्नता, सी में है जन्म दर यानी कि नेटिलिटी, डी में है मृत्यु दर मोर्टिलिटी, ई में बायोटिक पोटेंशियल, एफ में है वृद्धि के रूप तथा जी में है लिंग अनुपात। अब देखें यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 आता है, संपूर्ण जनसंख्या के प्रकार कौन कौन सा है, इसे संक्षिप्त में लिखें। और ये 2015 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। किसी क्षेत्र में किसी खास प्रजाति के जीवों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग अच्छे से देखें। अतः किसी क्षेत्र में एक से अधिक प्रजाति की जनसंख्या हो सकती है। संपूर्ण जनसंख्या को दो महत्वपूर्ण रूप निम्नलिखित है। पहला में है जन्म दर तथा मृत्यु दर। किसी जनसंख्या में विशेष क्षेत्र में प्रति हजार जन्म दर खास समय में तथा उतने ही समय में मृत्यु दर को दर्शाता है। दूसरा में आता है यहाँ पे लिंग अनुपात। किसी जीव में नर या मादा की जो संख्या होती है उसे जनसंख्या के हिसाब से लिंग अनुपात कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 है जो कि लास्ट है, इसे भी देख लेते हैं। जो नोट लिखने वाला होता है वो तो आता ही आता है एग्जाम में, किसी भी चीज़ का नोट लिखने का बोल देगा और 2 अंक के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे है प्रोटो कोऑपरेशन पर नोट लिखें, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटो कोऑपरेशन दो विभिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच का संबंध है जिसमें दोनों को पारस्परिक लाभ होता है परंतु वे एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं। इसे फैकल्टिव म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। जैसे रेड बिल्ड ऑक्सपीकर एवं राइनोसिरोज, इसमें पक्षी रेड बिल्ड ऑक्सपीकर भोजन के रूप में राइनोसिरोज के शरीर पर चिपके हुए यहाँ पे टिक्स या अन्य परजीवियों को लेता है। साथ ही यह पक्षी राइनो को किसी बाह्य खतरा का भी पूर्व संकेत देता है। ओके, तो यही था वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे PDF हैं, वहाँ से पढ़ के आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में भी विजिट करें, बहुत सारे वीडियो है, वहाँ से भी पढ़ के आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।